So we are now doing chapter number 1 और उसमें we will be starting with this modernity and emergence of sociology. तो जो वर्ड मॉडर्निटी है वो आया है लैटिन वर्ड मॉडर्नस से, जिसका मतलब होता है जस्ट नाउ या फिर करंट। अब यूरोप में जो मॉडर्निटी आई है उसके कारण क्या हुआ था, बहुत सोशल कल्चरल और इंटेलेक्चुअल अपहीवल एंड ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था, है ना। सोशल कल्चरल इंटेलेक्चुअल। अब जब मैं इन वर्ड्स को यूज कर रही हूँ उसके साथ ही मुझे देखना है 3 वर्ड्स और कि किस टाइप की मॉडर्निटी मॉडर्निटी थी। पॉलिटिकल थी, इकोनॉमिक थी, सोशल भी बोल सकते हैं और आइडियोलॉजिकल भी थी। ठीक है, अब मॉडर्निटी, चलो मॉडर्नाइजेशन क्या है, तो वो है एक ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल सोसाइटी टू मॉडर्न। अब मॉडर्न, व्हेन आई से व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ दैट मॉडर्निज्म और लेट्स से द मॉडर्न सोसाइटी। तो सबसे पहला है, जब मैं ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ मूव कर रही हूँ तो मैं अपने ट्रेडिशंस को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, कलेक्टिविज्म में पहले वी फीलिंग ज्यादा थी, अब मैं इंडिविजुअलिज्म की तरफ मुड़ रही हूँ। मतलब मैं अपने राइट्स के बारे में, मैं अपने इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा सोच रही हूँ, रैदर देन कि कई बार पीपल वर शट अप बाय द फैक्ट कि यू नो आपको कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब वैसा माइंडसेट ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब इंडिविजुअल अपने बारे में और अपने राइट्स के बारे में सोचना स्टार्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअलिज्म। फ्रीडम ऑफ आइडियाज है, इसीलिए आप देखोगे कि जो FEL जैसे आइडियाज है, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और फिर फ्रांस एज अ स्टेट भी जो इस रेवोल्यूशन के बाद निकल के आया, और यूरोप इन जनरल भी, वो काफी ज्यादा मतलब वो इन वैल्यूज पे बेस्ड था, विच वाज इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। ठीक है, उसके बाद साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए का प्रमोशन होता था कि साइंस को ज्यादा बढ़ावा दो, टेक्नोलॉजी में आप रैपिडली प्रोग्रेस भी देखोगे, राइट। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया गया, लिटरेसी स्प्रेड की गई और रिलीजियोसिटी में डिक्लाइन हुआ। हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि सेक्युलर वैल्यूज को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई, रैशनलाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड आइडियाज, और हम ये जो मैन रैशनैलिटी पे ज्यादा फोकस करने लगा, तो इंस्टीट्यूशन आइडियाज का भी रैशनलाइजेशन हुआ। रीजन पे ज्यादा फोकस किया जाने लगा, अगर कोई चीज ऐसी है तो क्यों है, राइट। डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी जैसी चीजों को वैल्यू किया जाने लगा। अब ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी की तरफ मूव करें, ये सब अच्छी वैल्यूज हमें हमें काम आई ये सारी, पर इसके कुछ फॉल आउट्स भी तो थे, कुछ कुछ क्या कहते हैं, नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी थे। जैसे कि अब जैसे इन सब के कारण ना, अब ये वाला हम वैल्यू ले लें, इसके कारण इंडस्ट्रीज बढ़ी यूरोप में, यू विल सी दैट। तो उसके कारण क्या फॉल आउट है, ये आप सीधे सीधे लिखोगे तो मेजरली आपके पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। जैसे कि पहले तो हेल्थ हजार्ड्स बढ़ने लगे, पोल्यूशन बढ़ने लगा। फिर उसके बाद स्लम्स बढ़ने लगे क्योंकि वर्कर्स चाहिए काम करने के लिए लो वेज पे। फिर आप स्लम्स में रह रहे हैं तो जो डिजीजेस हैं वो भी बढ़ने लगी, पॉपुलेशन डेंसिटी भी हाई होने लगी, क्योंकि अब चलो वेजेस कमा रहे हैं तो लोग बच्चे भी पैदा ज्यादा कर रहे हैं। और फिर अब आप देखोगे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुआ तो बर्थ रेट जो है, सॉरी, जो एक्सपेक्टेड एज है ऑफ अ पर्सन टू लिव, वो भी बढ़ गई। तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ गई, बर्थ रेट भी बढ़ा, उसके बाद डेथ रेट कम हुआ, ओवर क्राउडिंग होने लगी स्लम्स में, दिस इज अ प्रॉब्लम स्टिल। क्राइम्स बढ़ने लगे, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली होने लगा। उसके बाद जब आप शहर, जैसे आप स्लम्स में रह रहे हो, ठीक है, आप शहर में आए हो काम करने, यू आर अ लेबरर। अब आपको ज्यादा कोई जानता नहीं है। पहले गांव में व्हेन यू लिव इन द रूरल एरियाज, वहां पे एवरीबॉडी वाज नोन टू यू, हियर यू आर अननोन एंड पीपल आर अननोन टू यू। तो अब आप क्राइम जैसी चीजें करने में ना ज्यादा सोचते नहीं। फैमिली न्यूक्लियराइजेशन बढ़ा क्योंकि आप अपने पत्नी बच्चे सबको तो रूरल एरियाज में छोड़ के आए हो, आप यहाँ काम करने के लिए, कमाने के लिए रह रहे हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप लाओगे ज्यादा से ज्यादा तो अपने इमीडिएट वाइफ एंड योर किड्स, उसके अलावा आप पूरे घर को उठा करके नहीं लाओगे, तो न्यूक्लियराइजेशन बढ़ा। एलियनेशन बढ़ने लगा, दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट मार्क्स हैज एक्सप्लेन्ड एंड व्हिच वी विल कवर इन द सब्सीक्वेंट चैप्टर्स। डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ने लगा, चाइल्ड लेबर जैसी चीजें सामने आई। फिर एक स्टेट ऑफ एनोमी हो गया था सोसाइटी। This one concept will be explained by Durkheim in the later chapters. Anomy मतलब a state of chaos and confusion, ठीक है, क्योंकि obviously
इतना सारा अपहीवल एंड ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो एनोमी तो इज वेरी नेचुरल टू हैपन। उसके बाद इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे और लेबर मैनेजमेंट, ट्रेड यूनियन जैसे कॉन्सेप्ट्स फिर आप देखोगे फॉर इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए। अब 3 कारण है मॉडर्नाइजेशन के। मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी इन 3 चीज़ों के कारण, मतलब सबसे ज़्यादा इन 3 चीज़ों के कारण हुआ है, या फिर आप कह सकते हो जो कट ऑफ डेट है, जहाँ से ये होना, मतलब समथिंग दैट ट्रिगर्ड इट वाज दीज 3 थिंग्स। एनलाइटनमेंट ऑफ यूरोप, इंटेलेक्चुअलिज्म बढ़ा, इंटेलेक्चुअल मॉडर्निटी जिसको बोलते हैं। हमने 3 वर्ड यूज़ करे थे, जैसे मॉडर्निटी is the period in Europe, ठीक है, with greater social, cultural, intellectual upheaval and transformation. It is comprised by ideological, economic and political modernity. Now there was, sorry for the disruption. Okay. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आई पॉलिटिकल मॉडर्निटी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इकोनॉमिक मॉडर्निटी एंड एनलाइटनमेंट से आई इंटेलेक्चुअल मॉडर्निटी। अब इसके पहले वाले जो हम वर्ड्स देखे, हमने यहाँ पे लिखा था कि मॉडर्निटी यूरोप का एक ऐसा टाइम मतलब ऐसे टाइम पीरियड को कह सकते हैं जहाँ पे एक अपीवल एंड ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है सोशियोलॉजिकली, कल्चरली एंड इंटेलेक्चुअली। ये मतलब मॉडर्निटी किस चीज, मतलब क्या चीजें हैं दैट कंप्राइजेस मॉडर्निटी वाज आइडियोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मॉडर्निटी। ठीक है, तो ये 3 तरीके की चेंजेस हैं दैट कल्मिनेट इनटू मॉडर्निटी। तो उस केस में आप देखोगे इंटेलेक्चुअल मॉडर्निटी कैसे आई, एनलाइटनमेंट से। ठीक है, नए नए आइडियाज आए, साइंस को बढ़ावा दिया जाने लगा, रीजन रैशनैलिटी बढ़ी। ठीक है, उसके बाद आप अथॉरिटी को क्वेश्चन करने लगे, और जब क्वेश्चनिंग बढ़ती है तो सोसाइटी में चेंजेस हमेशा अच्छे ही आते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन से आप देखोगे पॉलिटिकल मॉडर्निटी, यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉलिटिकल चेंज हुआ था, जैकोबिन क्लब, ठीक है, और जो भी मोनार्की को हटाया गया एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल्स वगैरह बनाई गई, तो ऑल दैट हैज लेड टू पॉलिटिकल मॉडर्निटी के आइडियाज का सामने आना। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आई आपकी, कौन सी बची थी, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिक मॉडर्निटी, इकोनॉमिक मॉडर्न आइडियाज, वो आए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। ठीक है, कैपिटलिज्म जैसी चीज है। तो अब है कि ठीक है, ये तो हम पढ़ रहे हैं कि यूरोप में क्या हुआ, मॉडर्निटी आई, दिस दैट, बट इससे सोशियोलॉजी का क्या लेना देना। तो इन्हीं सब, मतलब मॉडर्निटी हैज रिजल्टेड इनटू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी टू। कैसे? जैसे जैसे आप ये 3 तरीके की मॉडर्निटी देख रहे हो, ये तीनों आई, यहाँ इनसे ना एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आ गया सोसाइटी में, नए मॉडर्न आइडियाज आए और कुछ फॉलोआउट्स भी आए एज वी हैव सीन ड्यू टू मॉडर्निटी। नाउ टू अंडरस्टैंड दीज, राइट, देयर वाज अ सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी एंड chaos, एनोमी तो था ही, एंड पीपल वांटेड आंसर टू ऑल देयर क्वेश्चंस। जब फॉलोआउट्स हुए, नए मॉडर्न आइडियाज आए, तो लोगों को ना सिर्फ इनको समझना था, ये भी समझना था कि ये क्यों आए हैं या फिर इनसे क्या चेंजेस होंगे। To understand all these things, the fallouts and the new modern ideals that has come up due to modernity, this emergence of sociology was the need of the hour. दूसरा क्या है कि जितनी भी एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन्स थी, वो ना तो इन चेंजेस को समझ पा रही थी, ना कॉम्प्रिहेंड कर पा रही थी। जो भी इश्यूज आ रहे थे, जो भी चेंजेस आ रहे थे, वर इनकम्प्रिहेंसिबल टू द एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन्स। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस थी, रिलीजन था, रिलीजन तो एक्चुअली देयर वाज अ शिफ्ट, टोटल शिफ्ट इन रिलीजन, लोग रिलीजन को क्वेश्चन करने लगे। तो ये तो वैसे भी अब समझा नहीं सकता लोगों को। लॉ है, इकोनॉमिक्स है, जो एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन है, वो बता ही नहीं पा रही है कि ये सोशल चेंज आ क्यों क्यों रहा है। तो इसीलिए भी एक था कि सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को लाया जाए और वो फिर एक्सप्लेनेशन दे।
स्कॉलर्स हैं जैसे कॉम्टे, स्पेंसर, सिमोन, सेंट सिमोन, राइट? इन सब ने प्रपोज की एक न्यू डिसिप्लिन जो कि क्या है, काबिल है इस चीज के कि वो सोसाइटी को सिस्टमेटिकली स्टडी कर पाएगी और जो भी रैपिड चेंजेस हैं उनके आंसर्स, उनके जो भी रीजंस हैं और या फिर उनको स्टडी करना हुआ, ये सब सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली सोशियोलॉजी इसको पढ़ने में इक्विप्ड है, केपेबल है, राइट? और ये तीनों ऑथर्स ने इसको, मतलब यू कैन कॉल देम देयर पापास। एक्चुअली दिस वाज राइट, नॉट राइट थिंग टू से, बट हाँ, ये कॉम्टे जो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो इन तीनों ने कहा कि ये जो नई डिसिप्लिन है, दिस वाज केपेबल टू actually study society. फिर Durkheim to give division of labor, Marx आए, Spencer आए, तो these will we will read about these authors and their ideas in authors नहीं, scholars and their ideas, sociologists and their ideas in the subsequent chapter. अब टाइमलाइन क्या है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी की? तो सबसे पहले एंशियंट पीरियड देख लो। जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स है, जैसे आप प्लेटो देख लो, एरिस्टोटल देख लो, सोक्रेट्स देख लो, इन सब ने भी सोशल इश्यूज पर कॉन्स्टेंटली लिखा है, राइट? इनकी फिलोसफीज में सोशल इश्यूज पे बात करना एम्बेडेड है। दे हैव टॉक्ड अबाउट ह्यूमन रिलेशन, स्टेट, डेमोक्रेसी, एजुकेशन, विमेन एंड नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी। तो सोशियोलॉजिकल डेलिब्रेशंस वर मेड इन वेरियस ट्रीटीज। फिर सोशियोलॉजिकल, जैसे पुराने टाइम पे जो रिपब्लिक ऑफ प्लेटो है, इस टाइप की जो ट्रीटीज हैं, इस टाइप की जो रिसर्च पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर्स नहीं कहेंगे बट राइटिंग्स हैं, उसमें सोशियोलॉजिकल डेलिब्रेशन तो पहले से ही हो रही है। एरिस्टोटल ने कहा है द वर्च्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय इट्स फंक्शन, मतलब कि एरिस्टोटल इन अ वे इज टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की कोई भी ऑब्जेक्ट की यू नो द वर्च्यू, मतलब उसके द रीजन वाई इट एग्जिस्ट और इट्स वर्च्यू इज एक्चुअली द क्वालिटी। उसकी क्वालिटी तभी आप डिफाइन कर सकते हो जब आप उसके फंक्शंस जानते हो। तो द वर्च्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिसाइडेड बाय इट्स फंक्शंस। This is inarguably in line with the thoughts and theories of structural functionalists, right? वो भी तो यही बोलते हैं कि सोसाइटी में एक इंस्टीट्यूशन का क्या फंक्शन है, ये पड़ता है ना सोशियोलॉजी की। सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और इन इंस्टीट्यूशंस का अपना अपना एक रोल है। एंड जब ये सब इन हार्मनी इन कोऑर्डिनेशन वर्क करते हैं तब आपका जो सोशल सिस्टम है वो अच्छे से वर्क कर पाता है। एंड दिस इज बेसिकली स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड दिस इज व्हाट एरिस्टोटल हैज सेड वेरी अर्ली इन एंशिएंट टाइम्स की एक ऑब्जेक्ट का क्या फंक्शन है, इससे उसका उसकी क्वालिटी या उसकी आप कह सकते हो कीमत डिसाइड होगी, राइट? मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट आर्ग्यू और लेट्स से आल्सो स्टडी द सेम इश्यूज एंड मॉडर्न कंटेम्प्रेरी सोसाइटी इज इन सिस्टमेटिक मैनर। डार्क एजेस के टाइम पे जब आप देखोगे तो जो इश्यूज हैं जैसे कि प्रेवलेंस ऑफ सोशल इवल्स, डोमिनेशन ऑफ रिलीजन, फ्यूडलिज्म, corruption, lack of ideas in social and scientific innovation. Wait. डार्क एजेस आई, ठीक है? तो डार्क एजेस के टाइम पे क्या था, सोशल इवल्स बढ़ गए थे सोसाइटी में, रिलीजन का बहुत डोमिनेंस था, फ्यूडलिज्म और करप्शन जैसी चीजें थी और सोशल साइंटिफिक इनोवेशन को बिल्कुल नकार दिया जाता था। ये मतलब ये आइडियाज तो आने भी नहीं चाहिए, आपके पास कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसी चीजें नहीं है तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते अथॉरिटी को, और जो जैसा चल रहा है बस उसमें जीना है। फिर टाइम आता है रेनेसा का। 14th to 16th century mark this date because this will help us write introduction. रेनेसा का जो टाइम आता है 14th से 16th century में, यहाँ पे ना एक रीबर्थ होता है ऑफ द एंशियंट ग्रीक आइडियल्स विथ स्ट्राइड्स मेड इन। तो एक सॉर्ट ऑफ रीबर्थ होता है एंशियंट ग्रीक आइडियल्स का, यहाँ तक चीजें अच्छी हैं। उसके बाद डार्क एजेस में सब कुछ खराब चल रहा है, तो अब इन्हीं चीज का रीबर्थ हो रहा है रेनेसा के टाइम पे और अभी एक्सपैंड होगी बल्कि। जैसे कि आप मैकियावेली की जो द प्रिंस है लिटरेचर, ऐसे लिटरेचर जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि मैकियावेली स्टेट को क्वेश्चन करते हैं, राइट? एंड ही टॉक्स अबाउट दोज मॉडर्न वैल्यूज दैट एग्जिस्ट नाउ। उसके बाद कॉपरनिकस की जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है, केमिकल प्रोसेसेस का डिस्क्रिप्शन आता है, उनको स्टडी किया गया। तो लेट्स रीड दिस इन स्ट्रक्चरल फॉर्मेट थोड़ा सा, ओके। तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन पहला जब आप देख रहे हो, केपलर और न्यूटन के आइडियाज, इन्होंने एस्ट्रोनॉमी, नेविगेशन,
को और स्टडी किया और इन डिसिप्लिन्स को डेवलप्ड एंड इनरिच किया। कोपरनिकस की हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आप देख लो, केमिकल प्रोसेसेस को पढ़ा गया, मेडिसिन में जो ह्यूमन बॉडी का डायसेक्शन है वो एक्सेप्ट हो गया। पहले तो मतलब डार्क एजेस में आप अगर ये कर दो तो यू कैन बी जेल्ड, तो आप और ह्यूमन बॉडी का डायसेक्शन हुआ तो आप उसी बॉडी को अच्छे से समझने लगे। फील्ड्स लाइक फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड पैथोलॉजी डेवलप्ड, और इससे ह्यूमैनिटी को भी काफ़ी फायदा हुआ। और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गन यहीं से आती है कि the fact that you can draw an analogy between society and an organism, that organism has different organs, right? And only when they work in coordination can the body be healthy, or let's say the one organism survives only when these organs work in sync and coordination and perform their functions, uh, perform their own functions and in a healthy and better manner, right? तो वैसे ही सोसाइटी है, इंस्टीट्यूशन से बनी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। सब इंस्टीट्यूशन जब अपना फंक्शन प्रॉपरली निभाएंगे तभी सोशल ऑर्डर बन सकता है। तो ये एनालॉजी हम ड्रॉ कर पाए, तो ये सब यहाँ से आता है कि जब आपने ह्यूमन बॉडी का डायसेक्शन करा तब तो आपको पता चला कि अंदर ऑर्गन्स हैं। अब इससे क्या हुआ, पोस्ट रेनेसां साइंटिस्ट लाइक गैलीलियो और न्यूटन ये आए। इन्होंने यूनिवर्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें बताया कि कैसे सिर्फ भगवान दुनिया नहीं चला रहे। देर आर सम कॉन्सेप्ट्स जिससे आप देखते हो कि अगर नेचर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो वो क्यों हैं, यूनिवर्स का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ। तो ये जो मिथिकल थ्योरीज चल रही थी कि गॉड ने मैजिक से ये किया है वो किया है, ये सब गैलीलियो न्यूटन जैसे लोग इस चीज़ को डिबस्ट कर रहे थे और साइंस का स्टेचर हाई करते जा रहे थे। फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की एक्सपेरिमेंट कर करके किसी एक वैलिड एंड रिलायबल थ्योरी पे आना, और लोगों को नेचर के जो नए नए फिनोमिनाज हैं उनके पीछे की कहानी समझाना। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बाय डार्विनिज्म, ये सब भी इन्हीं चीज़ों के कारण पॉसिबल हो पाया कि डार्विन ने एवोल्यूशन को समझाया। अब ये मैंने पढ़ लिया साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ठीक है, मुझे लिटरेचर पे थोड़ा और आई हैव टू ऐड। बट आप जब यहाँ देखो कि रिलीजियस रिफॉर्मेशन, कैल्विन एंड मार्टिन लूथर ने जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं इनको क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, तो वहां से एक नया ग्रुप फॉर्म हुआ, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, जो कि अल्टीमेटली कैपिटलिज्म की फाउंडेशन ले करते हैं। तो अगर कैल्विन एंड मार्टिन लूथर लोगों को प्रोटेस्टेंट जैसे एक सेक्ट से मतलब इसका फॉर्मेशन ही नहीं करवाते, वो लोगों को बोलते ही नहीं कि यू कैन क्वेश्चन चर्च एंड लिव योर लाइफ सिंपली, सेव मोर, राइट, सेव द मनी मोर, और द वे टू गेट दिस व्हाट डू वी कॉल सैल्वेशन, या आप जिस साइकिल ऑफ रीबर्थ से you want to have that moksha, that is only possible not via a priest but when you earn well and you are wealthy। तो फिर यहाँ से धीरे धीरे करके जब प्रॉफिट सेंट्रिसिटी को बढ़ावा दिया गया और कैल्विन और मार्टिन लूथर ने ऐसे करके प्रोटेस्टेंट सेक्ट को बनाया और इन लोगों ने फिर कैपिटलिज्म को बढ़ाया, एंड दिस इज व्हाट हैज वेबर एक्सप्लेन्ड थ्रू हिज थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म, राइट, प्रोटेस्टेंट एंड कैपिटलिज्म वट एवर द थिंग इज। उसके बाद आप देखोगे कि राइज ऑफ कोलोनियलिज्म, कमर्शियल रेवोल्यूशन की बात की गई है। इस वी विल डू टिल हियर, राइट। Okay, so let's continue with this commercial revolution from the next video.